Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं IBPS RRB के ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के रिक्रूटमेंट ड्राइव की। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और आप 2 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। 8000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज के लिए इस बार IBPS इन दोनों ही पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहा है। बट हम देखते आ रहे हैं हमारे डिस्कशन फोरम डिस्कस पे और कॉमेंट सेक्शन में कि बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को लेके। तो उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ है पलक, जो आपके बहुत सारे डाउट्स जो आप फेस कर रहे हैं उनको क्लियर करेंगी। तो आइए एक एक करके हम अपने बच्चों के डाउट्स लेते हैं। तो सबसे पहला डाउट ये है कि हमारे एक यूज़र पूछ रहे हैं कि क्या वो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काव्या, अगर हम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखें तो दोनों ही पोस्ट के लिए, दोनों ही नहीं, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 जो सारी ही पोस्ट के लिए एक ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस देखें तो सभी पोस्ट का अलग अलग है। तो बेसिकली अगर कोई कैंडिडेट दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं दोनों पोस्ट का अलग अलग, तो आप ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप ऑफिसर केडर में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, मतलब ऑफिसर केडर में आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो स्केल 1, 2 या 3। ओके, तो या तो आप ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफिसर कैडर में बाकी जो 3 पोस्ट है उनमें से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपना। तो हमारे एक यूज़र पूछ रहे हैं कि क्या वो अपने नेटिव स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट जो है ये बेसिकली रीजनल रूरल बैंक्स का है। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों ही पोस्ट में सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपना स्टेट चूज़ करना है। तो क्या हो रखा है कि कुछ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जब हम वैकेंसीज़ का टेबल देख रहे हैं तो कुछ स्टेट्स में वैकेंसीज़ या तो बहुत ही कम है या फिर अभी तो नॉट रिपोर्टेड ही हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और स्टेट में रीलोकेट कर सकते हैं, और स्पेशली अगर वहाँ की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो भी वहाँ की स्टेट नेटिव लैंग्वेज है वो आप 6 महीने में सीख सकते हैं या आपको ऑलरेडी आती है और उस स्टेट में आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हैं, तो आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप दूसरे स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं गिवन ये सारे क्राइटेरियाज आप फुलफिल करें। पर ये ध्यान रखिए कि बाद में, मतलब आप ये ना सोचें कि बाद में आपका ट्रांसफ़र आपके स्टेट में हो सकता है या उसकी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, तो आपको स्टेट में शिफ्ट तो करना ही होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख लीजिए, तभी किसी और स्टेट से आप अप्लाई करिए। आइए पलक, हम अपना तीसरा सवाल लेते हैं। तो हमारे एक यूज़र पूछ रहे हैं कि एज लिमिट की क्रूशियल डेट क्या है। तो बेसिकली काव्या, नोटिफिकेशन में एज लिमिट लिखी रहती है, तो एज लिमिट किस डेट के रिस्पेक्ट में है, मतलब कौन से डेट के रिस्पेक्ट में एक कैंडिडेट अपनी एज देखे, तो वो डेट है 1 जून 2018। और जो एज लिमिट है अलग अलग पोस्ट के लिए वो अभी हम जो स्लाइड दिखा रहे हैं उसमें डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, ऑफिसर स्केल 3 पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 21 to 40 ईयर्स। ये याद रखिएगा कि हम जो यहाँ पे एज लिमिट बता रहे हैं ये जनरल कैंडिडेट्स के रिस्पेक्ट में है। तो इस एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो अगर 3 जून 1978 से लेके 31 मई 97 तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। वैसे ही ऑफिसर स्केल 2 पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 21 to 32 ईयर्स। तो अगर आपका DOB 3 जून 1986 से लेके 31 मई 1997 तक कभी भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 18 to 30 ईयर्स। तो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 3 जून 1988 से लेके 31 मई 2000 तक, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आखिर में ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 18 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1990 से लेके 1 जून 2000 तक कभी भी आता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये रही ये बात। उसके बाद हम बात करते हैं OBC कैंडिडेट्स के बारे में। तो पलक, क्या OBC कैंडिडेट्स भी एज रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। काव्या, OBC कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन है, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप OBC NCL कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो ही आप ये एज रिलैक्सेशन को अवेल कर सकते हैं। अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप इस एज रिलैक्सेशन को अवेल नहीं कर सकते। ओके, तो इसके बाद ही दूसरा सवाल लेते हैं
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए? तो अगर हम ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट देखें, दोनों ही पोस्ट के लिए लगभग जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो सेम ही है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी पोस्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में। और इसके अलावा ये है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि मतलब ये ज़रूरी है। और एक और जो ज़रूरी बात है, जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, ये आरआरबीज़ का रिक्रूटमेंट है, तो स्टेट मतलब रीजनल रूरल बैंक्स का। इसीलिए आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट के लिए जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं नोटिफिकेशन में, उनमें से कोई ना कोई एक आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ओके अभी दूसरे यूज़र का सवाल लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डेट क्या है, यानी कि उनके पास अपनी डिग्री होनी चाहिए। वो कौन सा डेट है कि जब तक उनके पास अपनी डिग्री होनी चाहिए? तो काव्या, ये मतलब जनरली जो भी कैंडिडेट्स हैं जो लास्ट ईयर में हैं अपने ग्रेजुएशन के, उन्हें ये सवाल रहता है कि क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना जो रिजल्ट है वो 2 जुलाई 2018 के पहले मिल जाएगा, या उस दिन भी मिलेगा, उस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है फाइनल, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें, तभी इसके लिए अप्लाई करें जी। ओके तो ये बात रही इस चीज़ की। अब अगली बात करते हैं। हमारे एक यूज़र पूछ रहे हैं कि मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने को? जी काव्या, तो कुछ रिक्रूटमेंट्स है इसमें ऐसा स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि आरबीआई जनरली स्पेसिफाई करता है कि आपका ग्रेजुएशन में ये परसेंटेज होना चाहिए। हालांकि ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों ही पोस्ट में आप अगर ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफिसर स्केल 2 या 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में एग्रीगेट मिनिमम 50% होना चाहिए। ओके तो ये रही परसेंटेज की बात। हमारे अगले यूज़र पूछ रहे हैं कि उनके यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के सब्जेक्ट्स के ही बेसिस पे फाइनल ग्रेड्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो इस बार अप्लाई करने के लिए वो अपने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? जी, तो आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि इवन इफ आपने ऑनर्स किया हुआ है या आपका यूनिवर्सिटी ऑनर्स के बेसिस पे ही सिर्फ आपको फाइनल ग्रेडिंग दे देती हो, लेकिन आप जब परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन जब आप फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स को कंसिडर करना है, सिर्फ ऑनर्स के सब्जेक्ट्स नहीं। तो आप अपना परसेंटेज इसी बेसिस पे कैलकुलेट करिए कि अपने सारे सब्जेक्ट्स को एग्रीगेट में लीजिए और फिर अपना फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट करें जी। तो पलक, अगला सवाल ये है कि हमारे यूज़र पूछ रहे हैं कि उन्होंने 8th स्टैंडर्ड तक लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, 8th स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, तो क्या वो प्रोफिशिएंट है इस लैंग्वेज में और अप्लाई कर सकते हैं? जी, तो काव्या ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने 8th क्लास में ही वो लैंग्वेज पढ़ चुके हैं जिसके जो आप उस स्टेट के लिए स्पेसिफाइड है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वो जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला टेस्ट है या जो भी जिस भी बेसिस पे उनका वो मेजरमेंट होगा वो आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और 8th क्लास या इससे ऊपर की कोई भी क्लास में अगर आपने वो कोई लोकल लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको प्रोफिशिएंट कंसिडर किया जाएगा। ओ, तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। तो हमारे अगले यूज़र का सवाल लेते हैं। हमारे अगले यूज़र पूछ रहे हैं कि अगर वो फाइनल सिलेक्शन के टाइम तक लोकल लैंग्वेज सीख नहीं पाए तो क्या होगा? तो कुछ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस में ऐसा लिखा होता है कि फिर उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आईबीपीएस की जो रिक्रूटमेंट होती हैं उसमें जनरली 6 मंथ का टाइम दिया जाता है उन्हें वो प्रोफिशिएंसी गेन करने में। तो आपको 6 महीने का सिलेक्शन के बाद टाइम मिलेगा जब आप सीख पाएंगे वो लैंग्वेज। बट अभी भी आपके पास टाइम है। अगर ऐसा कोई स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जिसकी लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आप अभी से सीखना चालू कर दीजिए। ओके तो आपको 6 महीने का टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अभी से ही वो लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, इससे आपको ही आसानी होगी। तो आइए पलक, उसके साथ ही हमारा अगला सवाल लेते हैं। तो हमारे अगले यूज़र पूछ रहे हैं कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो इंटरव्यू में ऐड किए जाएंगे क्या? नहीं, तो काव्या बहुत सारे यूजर्स को ये डाउट होता है कि जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो मेंस के लिए ही, मेंस के सिलेक्शन के लिए यूज़ होंगे या फिर आगे भी यूज़ होंगे। तो प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको बस मेंस तक पहुंचाने के लिए प्रीलिम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो सिर्फ मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होती है। और जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट होता है उसमें इंटरव्यू होता ही नहीं है, तो उसमें जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें भी सिर्फ मेंस के मार्क्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। ओके तो प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है और मेंस के मार्क्स इंटरव्यू में ऐड होते हैं। ओके तो पलक, हमारे अगले यूज़र पूछ रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम डिफरेंट सेशंस में होंगे तो क्या मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाएंगे? हाँ काव्या, आईबीपीएस नॉर्मलाइजेशन पहले से ही फॉलो करता है। तो क्योंकि
एप्लीकेंट्स इतने सारे होते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही सारे मतलब काफ़ी सारे स्लॉट्स में कंडक्ट करना होता है, तो हो सकता है कि इनके जो क्वेश्चन पेपर्स आए उनका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हो। तो क्योंकि ये अनबायस्ड होना चाहिए, किसी के साथ मतलब किसी कोई भी एस्पिरेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, तो जो स्कोर्स होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं बेस्ड ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ईच ऑफ द स्लॉट। तो जी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारे अगले यूज़र पूछ रहे हैं कि क्या वो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं? तो हमें जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, ये एक ही स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप शुरू करेंगे, आपको फॉर्म में पहले ही पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको पहले ही बहुत ही सोच समझ के जो वैकेंसीज़ की लिस्ट है उसमें बहुत ध्यान से देखिए कि आपको कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आप एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सोच समझ के फॉर्म भरे, एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले यूज़र पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना एप्लीकेशन एक स्टेट से फॉर्म फिल किया और उनको दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस में फॉर्म में एक स्टेट का नाम डाल देते हैं कि आप इस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर की चॉइस आती है वो स्टेट के अकॉर्डिंग ही आती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कहीं और रह रहे हैं और किसी और स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको एग्ज़ाम सेंटर उसी स्टेट का लेना पड़ेगा। तो उसी स्टेट में आपको सेंटर मिलेगा, कोई और स्टेट में सेंटर नहीं मिलने वाला। तो पलक, हमारे अगले यूज़र पूछ रहे हैं कि एक स्टेट में बहुत सारे आरआरबीज़ हैं, तो उनको कौन से आरआरबी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा? तो ऐसा है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, आप एक स्टेट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप इस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उस स्टेट में जो भी आरआरबीज़ हैं, आपको उन्हीं आरआरबीज़ के लिए कंसिडर किया जाएगा। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें उन आरआरबीज़ का प्रेफरेंस ऑर्डर देना है। तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस पे किया जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम अपना अगला सवाल लेते हैं। हमारे अगले यूज़र पूछ रहे हैं कि इस बार 2 नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन। ये क्या है? तो काव्य, हो सकता है इस बार वेरिफिकेशन और कड़ा रखना चाह रहा है IBPS, इसीलिए इस बार जो सिग्नेचर और पिक्चर अपलोड करने की जो चीज़ होती थी उसके साथ ही 2 और चीज़ें अपलोड करना होगा कैंडिडेट्स को फॉर्म भरते समय। ये है एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन नोट है, उस डिक्लेरेशन है एक बेसिकली। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक अपना जो लेफ्ट थंब है उसका इम्प्रेशन स्कैन करना है और उसे भी अपलोड करना है सिग्नेचर और फोटो के साथ। और एक हैंड डिक्लेरेशन नोट दिया गया है, वो नोट आप अभी जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये टेक्स्ट IBPS ने ऑलरेडी दिया हुआ है। यही नोट आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिख के और फिर इस पर अपना नाम लिख के इसे अपलोड करना है। ओके, तो ये रही बात डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन की। हमारे अगले यूज़र पूछ रहे हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है वो उनकी ही हैंडराइटिंग में होना हो, ये ज़रूरी है क्या? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये बाद में मैच भी किया जाएगा आपकी हैंडराइटिंग से, इसीलिए इसमें मतलब बिल्कुल केयरफुल रहें। ये आपकी हैंडराइटिंग में ही होना चाहिए। तो आप खुद ही इस नोट को लिखें जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। टेक्स्ट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको बस उसमें अपना नाम भी डालना है और वो टेक्स्ट कॉपी करना है अपनी हैंडराइटिंग में और उसको अपलोड करना है। तो पर ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपकी हैंडराइटिंग में ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है अगर किसी और की हैंडराइटिंग में ये नोट मिला तो। ओके, तो ये डिक्लेरेशन खुद की ही हैंडराइटिंग में लिखे, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये डिक्लेरेशन इंग्लिश में ही लिखना होगा। आप किसी और लैंग्वेज में इसे लिख के मत अपलोड कीजिए, तो भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसे सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। तो पलक ने जो भी बातें बताई ये सब अपने ध्यान में रखें और तभी अपना डिक्लेरेशन फिल करें। तो हमने कोशिश की कि इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स कवर करें। आपको फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो टेक्स्ट बुक डिस्कस पे पोस्ट करें या यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उसके साथ ही आपको अगर एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस या कट ऑफ की जानकारी चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक ब्लॉग पे जाना ना भूलें और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें। उसके साथ ही आप टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर्स मिस ना करें और जो भी अपने एग्जाम प्रिपरेशन और डाउट्स हो वो हमारे साथ डिस्कस करते रहे। टेक्स्ट बुक से सब्सक्राइब रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।